हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो मेरा वीडियो अधिकतर क्लास 10th क्लास 12 का ही होता है, लेकिन आज हम वीडियो जो बनाएंगे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? रक्त। हम लोग आज रक्त पढ़ने जा रहे हैं। तो रक्त है क्या? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक आप लोग जानते हैं कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं कि पूरे शरीर को के सभी उत्तकों को जो बांध करके रखता है उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। अब ये तरल है। देखिए, संयोजी उत्तक और एक होते हैं जो होते हैं हमारा वेन वगैरह नस, वो भी होते हैं संयोजी उत्तक। परंतु ये तरल भाग होता है रक्त का। रक्त में दो भाग होते हैं, ठोस और तरल दोनों होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म ही रक्त का होता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। दूसरे भाग में और भी एक बात कह सकते हैं कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ये हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड में विलियन होते हैं। विलियन में दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलायक तो समझते हैं खूब बढ़िया ढंग से इसको। विलेय और विलायक। तो विलेय भाग जिसे मान लीजिए कि चीनी और पानी के मिश्रण शरबत कहलाता है, माने वो विलियन कहलाता है, वो विलियन। ठीक है। तो रक्त एक विलियन ही है। इसमें विलेय भी होते हैं और विलायक भी होते हैं। विलायक क्या होता है? विलायक इसका तरल भाग होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। और विलेय क्या होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग हैं? रुधिराणु। रुधिराणु है ना। अब रुधिराणु जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जरा समझिएगा, रुधिराणु तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? आरबीसी। एक होते हैं डब्ल्यूबीसी। और एक क्या होते हैं? एक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। रक्त पट्टिकाणु, ये तीन भाग होते हैं इसका है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका संरचना के बारे में। जब संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका संरचना पढ़ेंगे, तब इसको बताएंगे। हल्का सा इसको समझा दिए हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रक्त के विषय में शुरुआती लक्षण जो होते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4। और 7.4 क्या होता है? आप लोग तो पढ़े होंगे अम्ल और क्षार। तो 7 जिसका अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो पीएच 7 से अगर कम रहेगा तो उसको अम्ल कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से अधिक रहता है तो उसको क्षार बोलते हैं। और पीएच मान अगर 7 ही रहा तो वो उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, अर्थात यह क्षार है। यह क्या है? क्षार है। अब देखिए, रक्त होता है मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। मेल में रक्त कितना होता है? 5.5 लीटर। इतना ही होता है। और यही जो होता है परिसंचरण करते रहता है पूरे शरीर में। हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से निकलता है। ये जमा कहाँ होता है? जमा होता है ये प्लीहा में। जमा कहाँ होता है? रक्त प्लीहा में। हार्ट में जमा कभी नहीं होता है। हार्ट में जाता है और फिर निकलता है। एक बार अगर हार्ट धड़कता है तो वो 70 ml ब्लड का पंप करता है। 70 ml ब्लड को पंप करता है एक बार धड़कने में। ठीक है। अच्छा, जरा हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, हम लोग फीमेल। फीमेल में यह होता है 5 लीटर। फीमेल में क्या होता है? 5 लीटर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे
हाँ, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ का ये समझेंगे। रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों के बीच में हल्का जो झिल्लीदार मांस होता है वहां पर रक्त का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बोन मेरो, और हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और देखिए एक चीज और होता है, जैसे कि वयस्क में होते हैं या फिर जो शिशु में भी होते हैं रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूण, भ्रूण जो होते हैं, भ्रूण का अर्थ हुआ जो बच्चा पेट में ही है, जो गर्भ में ही है, उसको भ्रूण कहते हैं। चाहे गर्भ, चाहे वो 6 महीना का हो या 9 महीना का हो, अगर वो पेट में है वो तो भ्रूण ही कहलाएगा। भ्रूण में होता है, लीवर में होता है, लीवर। भ्रूण में ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण लीवर में होता है। अब देखिए एक चीज और देखिए, रक्त में जो होते हैं एक एक और होते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ है जो रक्त में उपस्थित होते हैं। अगर इसका मात्रा अधिक हो जाए तो ये हार्ट अटैक ला सकते हैं, है ना। इसका मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड मोटा हो जाएगा, और ब्लड मोटा हो जाने के कारण जो रक्त धमनी होते हैं और शिरा होते हैं उसमें सही ढंग से प्रवाहित नहीं हो पाएगा, और हमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल ये क्या होता है, 200 mg प्रति डेसीलीटर। ठीक है, इसका मात्रा भी समझिएगा और याद रखिएगा, प्रश्न में बहुत अधिक आता है कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 mg प्रति, mg मीन्स मिलीग्राम। ठीक है, अब देखिए एक और जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं रक्त का, वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हम लोग जैसे ही रक्त का रंग लाल क्यों होता है यह प्रश्न उठता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe भी होता है। Fe मीन्स लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो हमें शक्ति प्रदान करती है। अब देखिए हीमोग्लोबिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हीमोटिन और दूसरा होते हैं ग्लोबिन। एक हीमोटिन होते हैं जिसको हीमोटो भी बोला जाता है, और दूसरा होते हैं ग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोटिन का कार्य क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें Fe होते हैं, और इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल इसी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन दो प्रकार के होते हैं, एक हीमोटिन, एक ग्लोबिन। रक्त का रंग लाल, देखिए तिलचट्टा, तिलचट्टा का रक्त देखे होंगे, कभी लाल नहीं होता, उसका उसका रक्त सफेद होता है, क्योंकि उसमें ये चीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और जीव होते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो समुद्री जीव होते हैं, उसका रक्त का रंग नीला होता है, क्योंकि उसमें ये चीज नहीं होते, हीमोग्लोबिन होते ही नहीं, पूरा हीमोग्लोबिन होते ही नहीं उसमें। ठीक है, तो ऑक्टोपस का रक्त का रंग नीला होता है। अब देखिए ग्लोबिन, ग्लोबिन का कार्य क्या है, ये हमारे फेफड़ा से जो उठाते हैं O2 और CO2 का हमारे शरीर में संतरण करवाते हैं। हर कोशिका को प्रदान होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर के आते हैं फिर से, ये कार्य इसी का है। हीमोग्लोबिन का ही हम लोग पढ़ते हैं ऊपर से हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसमें ही मारिएगा ग्लोबिन। ठीक है, यही जो है ना रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन को पूरे कोशिका तक ले जाता है, और कोशिकाओं में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसको फिर से हमारे फेफड़ा में ला करके पहुंचाने का कार्य यही करता है। ठीक है, अब देखिए तो कार्य तो मेन तो मुख्य तो कार्य हीमोग्लोबिन का ही है, लेकिन हम लोग अगर जो ऑक्सीजन लेके जाता है, जब हीमोग्लोबिन आता है फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाता है और लेके जाता है, तब उसका इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और जब कोशिका से CO2 उठाता है और फिर जो लेकर के आता है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया हीमोग्लोबिन के बारे में। अब देखिए हीमोग्लोबिन कितना होता है, मेल में कितना होता है। मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो ये क्या होता है, फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो हम ये समझा दिए, परिसंचरण करवाता है रक्त का होता है। परिसंचरण रक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, परिसंचरण। इसी के कारण हमारे शरीर का तापमान एक समान रहता है। हमारा शरीर जो गर्म रहते हैं वो रक्त परिसंचरण के कारण ही होता है। अगर ऐसे भी अगर आप लोग देखिएगा, कोई भी चीज अगर रगड़ते हैं तो वह गर्म हो जाता है। और इस रक्त में तो हमारा गति होता है। रक्त में देखिए क्या होता है कि रक्त सीधे हृदय में हमारे शरीर से हृदय में आता है, हृदय से फिर हमारे शरीर में आता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। अगर हृदय से हमारा हार्ट से जो हृदय से जो रक्त निकलता है उसका स्पीड होता है 120 mm/h। और जो फिर हमारे शरीर से जो फिर से आपका हार्ट में आता है उसका होता है 80 mm/h। ठीक है। हमारे हृदय से जो रक्त निकलता है वो कहाँ निकलता है, वो धमनी और शिरा, माने धमनी से निकलता है। धमनी द्वारा निकलता है और शिरा द्वारा फिर से हार्ट में लाया जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे गर्म रक्त में तापमान नियंत्रण ये करता ही है। अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं रक्त के बारे में। आगे जानेंगे हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त का 2 भाग होता है, हम बता दिए पहले ही। एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं रुधिराणु। एक क्या होते हैं, रुधिराणु। प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। यह क्या है, रक्त का तरल भाग, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये। और यह ठोस भाग है। रुधिराणु क्या है, रक्त का ठोस भाग है। इसमें 90% जल होता है। 90% जल होता है। 7% प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, 7% प्रोटीन होता है। और अन्य में क्या होते हैं, ग्लूकोज और खनिज लवण। हम क्या बताएं, रक्त परिसंचरण के लिए O2 और CO2 को तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, परंतु और भी जो चीज है जैसे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं रक्त में, ग्लूकोज जो होते हैं हर जगह पहुंचाया जाता है, वो प्लाज्मा के ही द्वारा पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा का बहुत बड़ा कार्य है। यह रक्त का तरल भाग होता है और यह ठोस भाग होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा के विषय में हम लोग और पढ़ेंगे। जो प्रोटीन होते हैं यह लगभग 5 प्रकार के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो होते हैं फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन और एक होते हैं प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का जो थक्का जमाने के कार्य यही तीनों मिलकर करता है, लेकिन उसमें मेन कार्य इसका होता है। मेन कार्य फाइब्रिनोजिन का होता है। रक्त से अगर फाइब्रिनोजिन हम लोग निकाल लेते हैं तो बचा हुआ शेष भाग क्या कहलाता है, सीरम। रक्त से अगर फाइब्रिनोजिन निकाल लेते हैं, हालांकि प्लाज्मा का रंग होता है कैसा, पीला होता है। अभी हम लोग फिर से जो थंबनेल हम लोग दिखाए थे शुरू में हम लोग देखे थे, उसमें फिर से हम समझेंगे। पहले इसको पढ़ा लेते हैं, लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो होगा आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा।
फाइब्रिनोजिन को अगर रक्त से निकाल लेते हैं या थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन तीनों को निकाल लेते हैं तो शेष भाग को सीरम कहलाते हैं। अगर केवल इसको भी निकाल लेते हैं तो भी हमारे बीमारियों का बारे में पता चल जाता है। फाइब्रिनोजिन, रक्त को थक्का जमाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फाइब्रिनोजिन का ही है। ठीक है, ये तो वह प्लाज्मा अवस्था। अब आते आते हम लोग है ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में जो होते हैं, ठोस अवस्था में रक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आरबीसी, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे क्या होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, इसका होता है एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, इसको इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। देखिए आरबीसी हमारे रक्त में कितने होते हैं, लगभग 50 लाख। इसके कण जो होते हैं 50 लाख, इसके कण होते हैं 10,000 और इसके कण होते हैं 2 लाख। ठीक है। अब इसका उम्र क्या होता है, आरबीसी का उम्र होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का उम्र होता है 4 दिन। रखिए 3 से 4 दिन इसका उम्र होता है, 4 दिन मर जाता है, मतलब फिर नया जन्म लेता है ना। प्लेटलेट्स का उम्र होता है 7 दिन। ठीक है। और क्या आरबीसी, अगर आरबीसी की मात्रा हमारा सही है तो हमें चुस्ती और फुर्ती बना हुआ रहेगा। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से बचाता है, रोगों से लड़ता है। अब डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के होते हैं, हम लोग जानेंगे इसके बारे में भी। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है, हम लोगों को मैंने एक ही कार्य को करने में मदद करता है। मतलब अगर बहुत देर तक ले कोई कार्य करें तो ये क्षमता प्रदान करता है। यह क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। क्षमता या शक्ति कहते हैं इसको, है क्षमता। कोई भी काम लगातार करते रहने में यह प्लेटलेट्स ही हम लोगों को मदद करता है। अगर बीमारी हम लोगों को कोई चीज, अगर जैसे मान लीजिए कोरोना वगैरह हो गया हो तो ये प्लेटलेट्स ही घट जाता है। और प्लेटलेट्स घटता है तो फिर हम लोग को शक्ति ही कम जाता है, हम लोग कोई काम फिर सही ढंग से कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे हम लोग कई पार्ट में इसको बनाएंगे, इसको एक ही पार्ट में नहीं कई पार्ट में बनाएंगे। तो अगला वीडियो के लिए आप लोग फिर से इंतजार कीजिए कल तक ले। कल फिर हम अगला वीडियो इसका अपलोड कर देंगे। आज छोटा वीडियो बना है। ठीक है, धन्यवाद।